तो भाई लोगों, आज की जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहली बात कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, अ रिएक्शन इन विच one atom or group of atoms replaces other atom or group of atoms। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम जो है वो दूसरे एटम को रिप्लेस करे, या एक एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करे, या ग्रुप ऑफ एटम्स किसी एक एटम को रिप्लेस करे। एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास मीथेन है CH3, इस हाइड्रोजन को अगर हेलोजन एटम रिप्लेस करता है, ठीक है, होगा क्या? भाई ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे, और इस क्लोरीन ने क्या किया कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो प्रोडक्ट बनी क्या? मिथाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन आया किसकी जगह पे? हाइड्रोजन की जगह पे, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो एक एटम ने दूसरे एटम को रिप्लेस किया, ठीक है। साइड में क्या बना? HCl। फिर हमने जब नाइट्रेशन रिएक्शन देखा था तो वहां पे क्या होता है कि यही मीथेन है, तो यहाँ पे NO2 नाइट्रिक एसिड वाला OH। अब क्या होगा कि H इस H को रिप्लेस कौन करे? इस H को रिप्लेस करे NO2, यानी एक एटम को ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर रहे हैं, H3CNO2। निकलने वाला कौन? हाइड्रोजन। आने वाला कौन? NO2। क्या हुआ कि एक एटम को, यानी हाइड्रोजन एटम को ग्रुप ऑफ एटम्स ने मिलकर रिप्लेस किया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करे, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है? अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन इस वजह से होती है, अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन इस वजह से होती है क्योंकि अल्केन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन्स में कार्बन के चारों ही बांड, चारों ही वैलेंसी क्या होती है? पूरी होती है। तो जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तब तक दूसरा ग्रुप ऐड नहीं हो सकता। अल्कीन्स में एडिशन क्यों होती है? क्योंकि अल्कीन्स में पाई बांड होता है, पाई बांड टूटता है, दो वैलेंसीज फ्री हो जाती हैं, तो दो ग्रुप ऐड हो सकते हैं। पर क्योंकि अल्केन्स में कोई पाई बांड नहीं है, तो जब तक एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा तब तक कोई दूसरा ग्रुप नहीं लग सकता। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। फिर देखा यह गया कि इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर नाइट्रेशन की बात करें वो भी सब्स्टिट्यूशन है, पर वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होता। रूम टेम्परेचर पे होता है ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन। फिर हमने कल देखा था कि हम हेलोजिनेशन जो है, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? हेलोजिनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ। अब हेलोजन क्या होगा? ऐड होगा, माइनस क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन, यानी हेलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन यानी अल्केन में हेलोजन क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से होगा कि फ्लोरीनेशन इज फास्टर देन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज फास्टर देन आयोडीनेशन। पर हमारे लिए यूजफुल क्या है? यूजफुल है क्लोरीनेशन। यूजफुल क्या चीज है? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हाट इज मोर बेनिफिशियल और मोर फेवरेबल फॉर अस कि हम क्लोरीनेशन करें या ब्रोमिनेशन? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ आयोडीन? कि slowly react and reaction is what? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा कि इसकी जो यील्ड है वो पुअर बनेगी, कम यील्ड मिलेगी, ठीक है। तो आयोडीनेशन जो है, ठीक है, आयोडीनेशन अल्केन की, आयोडो अल्केन्स जो हैं, आयोडो अल्केन्स आर नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अल्केन्स, डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
अल्केन्स के, हम अल्केन्स से डायरेक्टली जो है उसकी आयोडीनेशन से आयोडो अल्केन्स नहीं लेंगे। कल मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे कि हमने ऑलरेडी जो क्लोरीनेटेड अल्केन बनाया है या ब्रोमीनेटेड अल्केन यानी क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन को आप क्या करोगे कि सोडियम आयोडाइड से या पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाओगे तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा ऊपर मैं रिएक्शन लिखता हूँ क्योंकि ये हमारी साइड चीज़ है। तो अगर हमने किसी भी रिएक्शन में क्लोरोमीथेन बनाया है, ठीक है, तो अब हम अगर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि आयोडीन जो है, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो आयोडीन क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगी, क्या, आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगेन यानी दूसरी मर्तबा हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो आयोडाइड आयन जो है क्लोराइड को रिप्लेस कर सकता है पर क्लोराइड आयन आयोडाइड को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आयोडाइड की जो है किससे ज्यादा होती है, क्लोराइड आयन से। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये स्ट्रांग, ये क्या होगा, वीक। तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो तब पॉसिबल होता है जब अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग हो। अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग हो तब होता है, ठीक है बेटा। चले, फ्लोरीनेशन क्या डिसएडवांटेज है कि ये एक तो वायलेंटली रिएक्ट करता है। अब वायलेंटली में ये होगा कि एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, यानी जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो जल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देगा और रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, यानी इस रिएक्शन को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब एक आयोडीनेशन जो है वो पुअर यील्ड दे रहा है, रिवर्सिबल है, स्लो है, ठीक है। इसका जो है फंडा ये है कि ये रिएक्शन इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और प्रोडक्ट को सेपरेट करने में इतने पैसे लग जाते हैं कि हम ये प्रोडक्ट किसी काम की नहीं रहती, यानी बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ती है और इसकी यील्ड भी पुअर होगी क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी उतना आपकी यील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या यूजफुल है, सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो अगर दिन का मौसम है, दिन का टाइम है तो आप सनलाइट में कर सकते हैं, अगर अंधेरा है तो फिर आप एनर्जी देके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। अब होगा क्या, तो हेलोजिनेशन में व्हाट इज सुटेबल, आइदर क्लोरीनेशन और व्हाट, ब्रोमिनेशन। हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस व्हाट, हेलो अल्केन, सॉरी क्लोरो अल्केन, ठीक है। अगर हमारे पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन में आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, देयर इज नो वीक बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर व्हाट, इक्वल। तो जब आप इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब सनलाइट के लिए एच न्यू या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लिखा होता है, ठीक है, जो भी हो, एक ये क्लोरीन एक ये क्लोरीन, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, HCl। तो भाई एक प्रोडक्ट बनी HCl। इस क्लोरीन ने क्या किया, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ये क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे आया, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलके इसने क्या बनाया, HCl। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी क्लोरोमीथेन, यहां पे क्या लगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन इज द एलिमेंट जो नया आया है एंड हाइड्रोजन वाज द एलिमेंट जो वहां से निकल गया जिसकी जगह पे आया है क्लोरीन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है मीथेन में, ये सारे एक जैसे होंगे या इनमें थोड़ा सा एनर्जी में फर्क होगा, सेम होंगे। तो ये जो तीन हाइड्रोजन है ये भी यहां से निकलेंगे, यानी ये जो बना है क्या बना है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, या इसको मिथाइल क्लोराइड कहेंगे आप, ठीक है। क्लोरोमीथेन में अभी तीन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा। इसकी जब आप फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन यहाँ से क्या बना, -HCl, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी कि दूसरा क्लोरीन आ जाएगा, यानी अब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि CH2Cl2, यानी क्या बना, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, सॉरी डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन में देखेंगे स्टिल दो हाइड्रोजन हैं, तो रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा क्योंकि चारों ही जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, तो चारों ही रिप्लेस होंगी, तो रिएक्शन यहाँ पे जो है स्टॉप नहीं होगा।
फिर फर्दर आप क्लोरीनेशन करेंगे, आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज किया, सनलाइट, तो माइनस HCl हुआ, एक क्लोरीन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक क्लोरीन, इसमें कितने क्लोरीन थे? 2, अब क्या कितने हो गए? 3। इसको हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका अपना कॉमन नाम है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। पुराने जमाने में इसको सर्जरी के काम ही आता था, ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है दवाई क्लोरोफार्म जो है। अब क्लोरोफार्म को रिप्लेस किया गया है हेलोथीन से, वो भी क्लोरीनेटेड और फ्लोरीनेटेड जो है कंपाउंड है। तो नॉर्मली ये जो क्लोरीनेटेड और फ्लोरीनेटेड कार्बन है, इनको CFCs कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C कार्बन, F फ्लोरो, CS कार्बन्स, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये CFCs जो हैं ये एनेस्थेटिक एजेंट और ये आपके कूलिंग एजेंट्स हैं, जो फ्रिज वगैरह में एयर कंडीशन में पड़ती है गैस, उसमें होते हैं, इनको फ्रियॉन्स भी कहते हैं, FREONs, फ्रियॉन्स। और ये इनका जो बड़े से बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि दे डिप्लेट द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, इनका जो बड़े से बड़ा डिसएडवांटेज। तो इसमें क्लोरोफार्म में भी एक हाइड्रोजन है, अभी ये देखें ये हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो जब आप फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो माइनस HCl होगा, तो माइनस HCl होगा, तो क्या बन जाएगा? CCl4। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या क्या कहते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा देखने की मतलब, एनी प्रॉब्लम? क्लोरोफॉर्म को वैसे ही रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन है ना उसमें, 4 हाइड्रोजन है, चारों ही रिप्लेस होंगे। अब कार्बन देखिए गंजा हो गया है, कार्बन को देखें एक सर है उसकी तरह हो गया, एक सर की तरह हो गया भाई। हिंदी पाड़े दो, एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे, चाहते हैं बिल्कुल। कल हमने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन जो है, ये कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ये डिपेंड करता है हेलोजन की कंसंट्रेशन पे। हेलोजन बढ़ाते जाएं तो पूरे यूज होंगे, अगर कम हो गए थोड़े तो एक हाइड्रोजन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, स्टार्टिंग में एक ही होता है। दूसरा हाइड्रोजन इतना इजीली रिप्लेस नहीं होगा जितना कि पहला होगा, क्योंकि जितने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे तो रिएक्शन कैसे होता है? जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो पहले 4 हाइड्रोजन थे, 4 चांसेस थे, अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, 3 रह गए। तो अगर वो जो दूसरा क्लोरीन है क्लोरीन से कोलाइड करता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, अगर वो हाइड्रोजन से कोलाइड करता है तो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगी। तो जितनी जितनी यानी आपकी क्लोरीनेशन होती जाएगी तो फिर रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। यानी फर्दर क्लोरीनेशन के चांसेस कम होते जाएंगे, पर हाँ चांस होता जरूर है। तो अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि आपने एक क्लोरीन जैसे ही जो है सब्स्टिट्यूट किया, आप आइसोलेट कर लेते हो प्रोडक्ट को, तो आप इजीली आइसोलेट कर सकते हो। पर इस केस में हमने क्या पढ़ा था फ्लोरीन वाले में, कि वो एट वंस जो है इतना ज़्यादा रिएक्टर है, उसकी साइज भी छोटी है, इस वजह से जो उसके नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलेंट ज़्यादा होते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर भी ज़्यादा है, तो वो कार्बन को ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज करेगा और जल्दी जल्दी चिपकता जाएगा, तो हमें आइसोलेट करने का टाइम नहीं मिलता। और कोई क्वेश्चन? क्लोरोफॉर्म को कैसे रिप्लेस करेंगे? भाई रिएक्शंस में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ये हमारा मैंडेट या एरिया नहीं है कि हम इसको आइसोलेट कैसे करेंगे। हमारी टॉपिक है कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, अब आइसोलेट कैसे करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, फिर उसको लिक्विफाई करेंगे। हर किसी का जितना जितना वेट बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी,
तो आप इनको कूल करके आइसोलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो एक सिंपल सी टेक्निक्स है कि हर किसी की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगी, तो आप रिएक्शन मिक्सचर को कूल करेंगे तो आप ये, क्योंकि मोस्टली ये गैसेज होते हैं, तो जब आप कूल करेंगे जैसे लिक्विफाई हो जाए, जो पहले लिक्विफाई हो जाए उसको सेपरेट कर लो, फिर और कूल करो, जैसे वो लिक्विफाई हो जाए उसको सेपरेट कर दो। सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, मैं आपको एक बता रहा हूँ, पर ये हमारा मैंडेट नहीं है, हमारी टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरी बात ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होता कैसे है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। इसका मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करेगा। सिंपल सी बात, एक सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वो नेगेटिव आयन यानी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो फ्री रेडिकल हो सकता है। वो क्या करेगा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करेगा। अब रिप्लेस करने वाला कौन है? अगर करने वाला फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर करने वाला न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर इलेक्ट्रोफाइल तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप है वो कौन सी है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीकों से टूटता है। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीकों से टूटता है, ठीक है। एक को कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीकों से टूटता है। एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कि बॉन्ड इस तरह से टूटे, किस तरह से टूटे, इस तरह से टूटे, ठीक है, किस तरह से टूटे, वही तो है कि इस तरह से टूटे कि इसमें देखिए कि शेयर्ड पेयर है, एक क्लोरीन का, दूसरा दूसरे क्लोरीन का, कि बॉन्ड इस तरह से टूटे कि जिस तरह से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले शेयर किए थे, हर कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, हर कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो फिर क्या होगा कि एक क्लोरीन अलग, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा क्लोरीन भी अलग, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या था? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन क्लोरीन 7वें ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास 3 लोन पेयर थे। 3 क्या थे? लोन पेयर। पर इसकी जो दोनों क्लोरीन की जब ये बॉन्डेड थे तो इनकी ऑक्टेट क्या थी? पूरी थी, यानी इसकी ऑक्टेट थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 288, इसकी भी थी 288। कैसे? 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। और इसको पूरे को क्या पेयर कंसीडर करोगे तो 3 पेयर ये, चौथा ये, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखें कि ये पेयर जो है वो टूट गया है, पेयर क्या हो गया? टूट गया है। अब दोनों के पास 8 नंबर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास क्या है? 8 नंबर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287, इसकी भी क्या होगी? 287। तो इस तरह से बॉन्ड टूटे, इस तरह से बॉन्ड टूटे कि हर एटम जो बॉन्डेड एटम है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। इसको क्या कहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेलो, इसको कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। भाई क्या होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में? क्या कहते हैं? हर बॉन्डेड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, यानी कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी तरह से अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो इसको होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। और इसके नतीजे में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं? फ्री। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस हैविंग ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अ सब्सटेंस हैविंग ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास 8 नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। 8 नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो 287 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 हुए, 17, 17, इधर कितने थे? 18। तो इधर इवन नंबर से इधर कितने हो गए? 8 नंबर। इसको आप फ्री रेडिकल कहोगे। तो फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, यानी मैग्नेट इनको क्या करेगा? खींचेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। ऐसा इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन जिसमें क्या हो कि हर बॉन्डेड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। और ये देखें थोड़ा एरो को पॉइंट आउट करें। अब एरो 2 किस्म के हैं। अगर पूरा पेयर शिफ्ट होगा तो हम एरो को पूरा सर लगाते हैं, इसका मतलब है शिफ्टिंग ऑफ पूरा पेयर। और ये जो आधे सर वाली एरो है इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना।
तो यहाँ पे देखिए हमने आधे सर वाली एरो यूज की है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा, कि पूरा का पूरा पेयर क्या होगा, शिफ्ट होगा। चलिए उसको देखें। तो व्हाट इज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन? ये बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों पेयर जो है, ये दोनों एक पेयर जो है, पूरा पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही एटम ले जाए, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब देखिए अगर कोई पोलर बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, पोलर। पोलर में क्या होगा कि एक एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरे एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी। तो पॉजिटिव चार्ज वाले से पॉजिटिव किस पे लगती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी कम होगी, तो वो उस एटम से, उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाएगा। कौन ले जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस, मोर होगा या लेस होगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है पेयर ले जाएगा, तो इसको हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहेंगे। आधे सर वाली एरो यूज करोगे या पूरे सर वाली, ठीक है। तो हमारे पास अगर HCl है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, दूसरा किसका है, क्लोरीन का। ये बॉन्ड इस तरह से टूटे कि ये पूरा पेयर जो है, ये पूरा पेयर कौन ले जाए, क्लोरीन ले जाए। और देखिए पूरा सर लगाया हमने, यानी पूरा का पूरा पेयर किसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन का। क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन यही है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ से पेयर पूरा खींच के जाएगा कौन, क्लोरीन। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो हाइड्रोजन पे लगेगी पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे आ गया है तो इस पे लगेगी नेगेटिव, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, कि हेटेरोलाइसिस प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हेटेरोलाइसिस और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटा, कि होमोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या होती है और हेटेरोलाइटिक क्या होती है? जरूरी नहीं सेम एलिमेंट हो, थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है हाइड्रोकार्बन में हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर होमोलैटिक भी हो सकती है, हेटेरोलाइटिक भी, ज्यादा चांसेस हेटेरोलाइटिक के होंगे, ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम बेटा, जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, चलिए। तो एक बार फिर बता दूं कि होमोलैटिक बॉन्ड फिशन में दो एटम में दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है। एक ले गया, दोनों ले गए, दोनों ले गए तो फ्री रेडिकल, एक ले गया तो पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। चलिए अब ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, वापस आते हैं। तो इस रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। ये जो क्लोरीनेशन हो रही है, यानी इस रिएक्शन को, जिसको हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं कि मीथेन प्लस क्लोरीन, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। तो ये रिएक्शन जितना सिंपल दिख रहा है, अब होता कैसे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म, कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, और हर स्टेप की कंडीशन क्या है, हर स्टेप में क्या हो रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो मैकेनिज्म क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कौन डिस्क्राइब करता है, मैकेनिज्म। तो अब आप देखने की कोशिश करते हैं, इसका जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि एक चेन रिएक्शन है। पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इतनी जो है क्या कहते हैं 3 स्टेप से गुजर के, फिर दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर 3 स्टेप होंगे, फिर तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो ये चेन रिएक्शन है। तो इसकी जो शुरुआत है, जो इनिशियल स्टेप है, उसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। अब इस स्टेप में क्या होता है, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, जैसे ही इस पे सनलाइट गिरेगी, जैसे इस पे सनलाइट गिरेगी, तो सनलाइट में इतनी इनफ एनर्जी है कि वो इस क्लोरीन बॉन्ड की क्या करेगी, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। यहाँ पे बुक में एरो गलत लगे हुए, ये आधे सर वाली एरो लगेगी। क्या लगेगी, आधे सर वाली एरो, यानी आधे सर वाली एरो लगेगी। तो मतलब क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलाइटिक। तो इन दिस स्टेप होमोलाइसिस मींस होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्लोरीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर हीट। अब देखें, अगर डार्क है, अंधेरा है, तो क्या यूज करोगे, हीट यूज करोगे। अगर सूरज की रोशनी है तो आप सूरज की रोशनी में आराम से रिएक्शन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ठीक है।
तो इस ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये क्लोरीन अपना, हमें क्या मिले कि 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। और दूसरी बात बताऊं, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है कि बीच में बनेगा, रिएक्टेंट के बाद बनेगा, प्रोडक्ट से पहले बनेगा, और प्रोडक्ट बनते बनते कंज्यूम हो जाए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एक स्टेप में बनता है, अगले स्टेप में जाके क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाए। फिर उसमें अगर बनता है दोबारा तो अगले में क्या हो जाएगा, कंज्यूम। तो एज अ होल जब आप बैलेंस इक्वेशन देखोगे तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव तो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। तो आप क्या समझते हैं, रिएक्शन में इनकी हाई कंसंट्रेशन मिलेगी या वेरी लो कंसंट्रेशन, इनकी नेवर एग्जिस्टिंग हाई कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन में अवेलेबल होंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से फॉर अ शॉर्ट व्हाइल ये प्रोड्यूस होंगे, फिर किसी न किसी स्टेबल चीज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, पहले स्टेप में ये हुआ कि क्लोरीन फ्री रेडिकल बने। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम मिला, जल्दी बताएं। चलें, ओके, ठीक है। तो दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल बना है, मैंने आपको कहा कि फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल मीथेन है, अब उस मीथेन में क्या करेगा कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी, कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा, और जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा उसके साथ क्लोरीन मिलके HCl बनेगा। चलिए दूसरे स्टेप में क्या है देखते हैं। इसका नाम है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। स्टेप 2 का नाम है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये जो पहले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है, ये मीथेन पे अटैक करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, और जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा वो क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करके वो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। यानी इस स्टेप में ड्रामा क्या होगा कि एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, वो खत्म जैसे ही होगा तो वो दूसरा प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसमें इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे किसमें, फ्री रेडिकल में। अब देखें ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, इसने क्या किया कि ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखें कि ये बुक की गलती है, ये आधे सर वाली एरो यूज करेंगे, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्लोरीन जो है किसके साथ, हाइड्रोजन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो कार्बन के साथ शेयर था, क्या बनाएगा, HCl। तो ये बन गया स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या हो चुका है, टूट चुका है, तो ये बना मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जैसे ही बना है तो ये क्या करेगा कि अगर ऐसा क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड अभी तक नहीं टूटा, ठीक है, या सनलाइट गिरी थी पर क्लोरीन से दोबारा मिलकर क्लोरीन न्यूट्रल बन गया है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा कि इस क्लोरीन के साथ जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और एक बन जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस स्टेप में 2 फ्री रेडिकल बने हैं, कौन कौन से, एक मिथाइल और दूसरा क्लोरीन, एक मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस स्टेप में क्या होता है फिर बताऊं मैं आपको। जो पहले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पे अटैक करके मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा, और जो वहां से हाइड्रोजन निकला उसके साथ क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, HCl। अब ये फ्री रेडिकल बना मिथाइल, मिथाइल क्या करेगा, तो ऐसा क्लोरीन जो अभी जिसका बॉन्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ उस पे अटैक करेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा, और मिथाइल क्योंकि क्या था, रिएक्टिव था, स्टेबल था, तो वो स्टेबल किस फॉर्म में हो गया, क्लोरोमीथेन की फॉर्म में। इसी तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल बने, एक मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब अगला स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है, उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि जितने भी स्टेप में फ्री रेडिकल बने, 2 ही बने, कौन कौन से, क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइन होंगे डिफरेंट वेज में और स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखिए 3 चांस हैं
क्लोरीन 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 फ्री रेडिकल बना है दूसरा मिथाइल, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर दूसरे क्लोरीन से मिलता है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर मिथाइल फ्री रेडिकल से मिलता है तो क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन मिलेगा या मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल से मिलता है इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन। तो 3 प्रोडक्ट बनेगी। इसको मैं सेव करता हूं। तो लास्ट स्टेप ये है कि लास्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि 2 ही किस्म के फ्री रेडिकल बने, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरा मिथाइल। तो चांस 1 ये है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन से ही कंबाइन हो तो बनेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से मिले तो बनेगा क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल से बने तो मिलेगा क्या, इथेन। क्या बनेगा, इथेन। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल इस तरह से होगी, पर फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, आयोडोल्केन्स आप कैसे बनाओगे, आप ये भी जो अल्काइल हैलाइड बनाया आपने, क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया, इसको अगर सोडियम आयोडाइड से और पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, क्या बनेगा, आयोडीन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम देयर? तो दिस इज ऑल अबाउट अल्केन्स। अल्केन्स आपके पूरे हो गए। आगे कुछ है क्या, देखते हैं। ये वही रिएक्शन के, ये रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन आगे जाएगा और सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगी, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको आप कहेंगे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है एक दो पूछ लें, उसके बाद हम अल्केन पे जाते हैं। अल्कीन पे सॉरी, अल्कीन पे आने से पहले मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। एनीबॉडी इन द फिजिकल? किसी को भी प्रॉब्लम देगा? जी बाबा। फोटोकेमिकल जो भी रिएक्शन होता है 0 होता है। जने हीट सा कंदो, सनलाइट सा कंदो न कंदो। सनलाइट में रिएक्शन थींदो ही कोन ना, तव्हांजी कंसंट्रेशन ते डिपेंड ही न कंदो। डार्क में जॾहिं कयो त तव्हांखे हीट जी ज़रूरत पवंदी, जेतिरो तव्हां क्लोरीन वधाईंदो त रिएक्शन थींदो वेंदो, छो जो उते हाणे कंसंट्रेशन जो रोल हूंदो। ठीक है, चलो इससे पहले हमने एक चीज़ रहा दिए, वो है इसका नॉमेनक्लेचर, उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। क्या करें, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन स्टेबल है। हाँ, सारे स्टेबल है अपनी अपनी जगह पे, पर उसमें भी हाइड्रोजन जो मौजूद है वो रिप्लेस होंगे। इथेन की हेलोजिनेशन मीथेन से डिफिकल्ट, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी, सीधी बात है। कृष्णा सर, मिथाइल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता? किससे ऑक्सीडाइज हो? इसको हम इनर्ट कहते हैं, इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। हमने कल किया था ना ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, अगर याद है तो अब क्या चीज है, नॉमेनक्लेचर। अल्केन्स, नॉमेनक्लेचर पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन का पता होना चाहिए। CH2, CH, CH3, CH3, CH3 एंड CH3। अब देखिए, अगर आपके पास अल्केन है तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्केन है तो जिस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हों तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। जिस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हों तो वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। जिस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन हो तो वो क्या होगा, टर्शियरी होगा। जिस कार्बन पे जो गंजा हो वो क्वाटर्नरी होगा। सिंपली इस टेक्निक को यूज करें। अब प्राइमरी कार्बन होता क्या है? प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से बांधेगा, डायरेक्टली एक दूसरे कार्बन से। सेकेंडरी ऐसा कार्बन जो 2 से डायरेक्टली। अब इस जहाँ पे भी CH3 है तो इस CH3 को आप देखें, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से डायरेक्टली बांधे है। ये वाला कार्बन इस कार्बन का इस कार्बन से बांध नहीं है, इस कार्बन का इस कार्बन से बांध नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। ठीक है, इस कार्बन को देखें CH2 वाले को, तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 वैलेंसी जो फ्री है उसने किसके साथ सेटिस्फाई की, कार्बन के साथ।
तो ये कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी। CH3 जहां पे भी दिखाई दे प्राइमरी, CH जहां पे भी दिखाई दे उस पर एक ब्रांच होगी। अब एक इसने कार्बन लेफ्ट वाले से बॉन्ड बनाया, दूसरा राइट वाले से, तीसरा ब्रांच वाले से, तो दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, तो इसको आप क्या कहोगे, टर्शरी कहोगे, ठीक है। और ये क्या होगा, प्राइमरी। ये क्या होगा, CH3 है प्राइमरी, ये क्या होगा, प्राइमरी। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? एक सेकंड पूछ लेता हूं आपसे। हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। इसी फंडे को यूज करना है, ठीक है, कोई नथिंग एल्स। कितने हाइड्रोजन कम कार्बन की वैलेंसी से, एक। 3 हाइड्रोजन है, एक कम प्राइमरी, 2 कम सेकेंडरी, सेकेंडरी, 3 कम टर्शरी, 1 कम प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कितने, 4 ही कम क्वार्टरनरी, ये ठीक है, सेकेंडरी, ये, दैट्स ऑल। एनी प्रॉब्लम? आजाद भाई अभी नियो पीओ पे आते हैं, पर पहले इसकी बात करें, जो काम चल रहा होता है उसकी बात किया करें। साइड डिस्कशन के लिए ग्रुप होता है, उधर आप भेज दिया करें। नियो की बात हमने की नहीं, आपने कहां से ले आए बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? जो बोर्ड पे चीज डिस्कस हो रही है उस पे क्वेश्चन होना चाहिए। एनी क्वेश्चन? नो? ओके, चलिए नियो शियो पे अभी आते हैं ना। अब देखिए अल्काइल फ्री रेडिकल क्या होता है। अल्काइल फ्री रेडिकल, भाई अल्काइल फ्री रेडिकल क्या होता है? अल्काइल फ्री रेडिकल जो है कि व्हेन one hydrogen is replaced from alkane, कि जब एक हाइड्रोजन अल्केन से रिप्लेस होगी होमोलाइटिकली, होमोलाइसिस हो, होमोलाइटिकली यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम एन अल्केन होमोलाइटिकली, एज अ रिजल्ट अल्काइल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, अल्काइल फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। तो पहली बात क्या होगी कि इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n+1। अल्केन में क्या था बेटा, यहाँ पे +2 था, +2 था, तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 2 जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 में। दूसरी बात क्या चीज कि इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे वो आयल सफिक्स को क्या करेंगे, वर्ड रूट में लगाएंगे, यानी मीथेन जो है वो मिथाइल बन जाएगा, इथेन जो है वो इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन जो है वो प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बनता जाएगा। करना क्या है कि आप एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे अल्केन से। अब अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो CH3 बचेगा, वो मिथाइल हो जाएगा। इथेन से करेंगे तो इथाइल हो जाएगा। प्रोपेन से करेंगे तो 2 आपको अल्काइल रेडिकल मिलेंगे, एन प्रोपाइल मिलेगा, आइसो प्रोपाइल मिलेगा। ब्यूटेन से आपको 4 मिल सकते हैं, पेंटेन से आपको 5 मिल सकते हैं। कौन से, चले देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो होगा क्या कि अल्केन को जनरली हम RH से जाहिर करते हैं, तो इसको किससे जाहिर करेंगे, H माइनस करेंगे तो बाकी क्या रहेगा, R। तो ये अल्केन है, अल्केन से क्या करें कि माइनस हाइड्रोजन, किस तरह से, होमोलाइटिक, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप पे एक वैलेंसी क्या रहती है, फ्री रहती। तो अल्काइल ग्रुप को किससे जाहिर करते हैं, R से। किससे जाहिर करते हैं, R से, ठीक है। चलें थोड़ी और करते हैं कि अगर आपके पास मीथेन है CH4, तो आप क्या करते हो कि माइनस हाइड्रोजन करते हो, तो मीथेन बिकम्स मिथाइल, मीथेन बिकम्स मिथाइल में क्या लिखूं मैं, CH3, यानी ये जो मैंने लकीर लगाई है, लाइन लगाई, इसका मतलब एक वैलेंसी फ्री है। कौन सी वैलेंसी फ्री है, जहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर या हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। ये बन गया क्या, मिथाइल, ये क्या बन गया, मिथाइल। इथेन बिकम्स CH3। अगर आप माइनस हाइड्रोजन करते हो तो आपको मिलेगा CH3 CH2, एक वैलेंसी इधर फ्री कर दें, ये बन गया इथाइल,
क्या बन गया? इथाइल। अच्छा, इथेन बिकम्स इथाइल। अब आपके पास दो चॉइस हैं, आप यहां से हाइड्रोजन माइनस करें या यहां से। इन आइदर केस इथाइल आपको इथाइल ही मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी अगर आप यहां से करते हैं तो ये CH3 ये CH2 हो जाएगा, अगर आपने यहां से किया तो ये CH3 ये CH2, फिर इस कार्बन से निकालेंगे तो ये बनेगा, इस कार्बन से निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दें, पर वही इथाइल ही बनेगा, कोई और चीज नहीं बनेगी। अब प्रोपेन में दो चॉइसेस हैं, अगर आपके पास प्रोपेन है CH2 और CH3, ठीक है। अब देयर आर टू वेज, थोड़ा गौर करना, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी। अब ये भी प्राइमरी है, तो ये दोनों क्या है? सेम है, तो इसको हम एक को कंसीडर करेंगे। तो अगर प्राइमरी माइनस हाइड्रोजन, अगर सेकेंडरी माइनस हाइड्रोजन, प्राइमरी माइनस हाइड्रोजन, सेकेंडरी माइनस, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन माइनस करते हो तो N प्रोपाइल मिलेगा। यानी यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो या यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, यानी माइनस हाइड्रोजन या प्राइमरी माइनस हाइड्रोजन, तो आपको ये रेडिकल मिलेगा CH3 CH2 CH2, आपको मिलेगा N प्रोपाइल। क्या मिलेगा? N प्रोपाइल, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी माइनस हाइड्रोजन करते हैं, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन माइनस करते हैं, यानी आप किसकी बात करें? इस कार्बन की, तो आपको जो मिलेगा CH3 CH2 तो था, एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन, यहाँ से माइनस हाइड्रोजन किया, ठीक है। तो ये रेडिकल, अब जो वैलेंसी 3 है वो बीच वाले कार्बन किसकी है? तो ये, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल। इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रेट चेन वाले प्राइमरी कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी पहले से आखिरी से दोनों प्राइमरी होते हैं, बीच वाले सारे सेकेंडरी होंगे, तो आपको N अल्काइल मिलेगा। अगर बीच से निकालते हैं, किसी भी CH2 से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो आपको सेकेंडरी अल्काइल मिलेगा। क्या मिलेगा? अब अगर आपके पास ब्यूटेन है और आप CH2 से हाइड्रोजन निकालते हो तो आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल मिलेगा। अगर CH3 से निकालते हो तो आपको N ब्यूटाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? N ब्यूटाइल। चलें थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या ड्रामा है। अगर आपके पास ब्यूटेन के देखें दो आइसोमर होते हैं, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पे देखें CH3 CH CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दो किस्म के कार्बन है, कौन कौन सा? एक प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। तो किसी भी प्राइमरी से माइनस करेंगे, किसी भी प्राइमरी से, तो आपको मिलेगा आइसोब्यूटाइल। क्या मिलेगा? आइसोब्यूटाइल। पर इसमें एक टर्शरी कार्बन भी है, ये वाला, ठीक है। ये कार्बन क्या है? टर्शरी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली 3 कार्बन से बांधेगा। इसमें दो किस्म के, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो कितने डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं? दो। एक N ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल कब बनेगा? प्राइमरी माइनस से। तो प्राइमरी माइनस हाइड्रोजन क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH2। अब आपकी मर्जी है कि ये CH2 करें या ये CH2 करें, आपको मिलेगा N ब्यूटाइल। क्या मिलेगा? N का मतलब होता है नॉर्मल, ये कॉमन नेमिंग सिस्टम यूज होता है। स्ट्रेट चेन वाले अगर किसी भी अल्केन से टर्मिनल कार्बन से, यानी प्राइमरी कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो उसको हम N अल्काइल कहेंगे, यानी N ब्यूटाइल बनेगा। अगर बीच वाले किसी भी कार्बन से, ये बीच वाला सेकेंडरी कार्बन होता है, तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। यानी अगर आपने मान लें कि हाइड्रोजन यहां से माइनस किया या यहां से माइनस किया, इन आइदर केस रेडिकल कौन सा बनेगा? सेकेंडरी बनेगा, यानी CH3 CH CH2 CH3। अब मैंने कहां से हाइड्रोजन निकाला? इस कार्बन से, इसको हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये बात समझ आए? क्या कहेंगे? इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? इसमें भी दो चॉइसेस है, देख लें जरा। तो अगर आप प्राइमरी से माइनस करते हैं, प्राइमरी माइनस हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा आइसोब्यूटेन मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन बनाने के लिए क्या होगा कि आप इसको रिप्लेस करें, इस यहां से रिप्लेस करें या यहां से रिप्लेस करें, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? आइसो। तो आइसो का क्या होगा कि चले मैं इसको कंसीडर करता हूं, ठीक है। अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमें मिलेगा CH3 CH, उसके बाद CH3 और CH2। CH3 CH2 CH, उसके बाद CH3 CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद 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 CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH, उसके बाद CH3 CH, उसके बाद CH2 CH,
ठीक है, अब ये हो गया क्या, आइसोब्यूटाइल। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब ये चीजें मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं भी आपको इजी लग रही हूँ, पर अगर आप बिगिनर से, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आइसो कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, ये थोड़ा मिक्सअप होते हैं। तो विथ द प्रैक्टिस जो है आप जो है इसको जो है लाइन पे आ सकते हैं। इतना जल्दी आपको ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, पॉसिबल आ जाए, पॉसिबल नहीं आए, और ज़्यादा चांसेस ना कि नहीं, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तो ये टर्शरी कार्बन है। अगर टर्शरी से हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपको मिलेगा टर्शरी कार्बन, माइनस हाइड्रोजन करते हैं तो आपको, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन टर्शरी था। क्या था, टर्शरी। तो हमें जो रेडिकल मिलेगा वो मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये जहन में रखना है कि टर्शरी कब होगा, एन कब होगा, सेकेंडरी कब होगा, आइसो कब होगा। आपके पास नाम टोटल 5 हैं, एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी और नियो। और नियो के लिए आप कसम खा लें आज से ही, ताकि बार बार बच्चे भूलते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल को, इस टर्शरी ब्यूटाइल को बच्चे नियो कहते हैं। नियो पेंटेन से शुरू होता है। नियो कहाँ से चलता है, पेंटेन से। नियो हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा, और ब्यूटेन से। ब्यूटेन के 4 दिन बनेंगे, कौन कौन से, एन, सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद आइसो और टर्शरी। तो 4 ही ब्यूटेन बनेंगे, पेंटेन 5 बनेंगे, नियो एडिशन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या चीज़ है भाई, नियो वाली बात कर लेते हैं। तो पेंटेन के कितने आइसोमर हैं, 3, CH2, CH2 एंड CH3। ये कौन सा हो गया, ये हो गया एन पेंटेन। ये क्या हो गया, एन पेंटेन। अगर आपको थोड़ी बात समझ आई है तो आपको यहाँ बता सकती हैं कि 2 टाइप के कार्बन मौजूद हैं, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी। तो आपको अल्काइल 2 ही मिल सकते हैं, एक एन पेंटाइल, दूसरा सेकेंडरी पेंटाइल। अब ये सारे कार्बन सेकेंडरी है ना, आप किसी से भी हाइड्रोजन निकालो तो आप नाम में सेकेंडरी पेंटाइल ही लिखोगे। अगर यहाँ से निकालते तो फिर आप एन पेंटाइल लिखोगे। क्या, एन। अब इसमें कोई साइड चेन है नहीं, कोई टर्शरी कार्बन है नहीं, कोई क्वार्टरनरी कार्बन है नहीं, तो इसमें 2 ही रेडिकल बन सकते हैं, एक एन। एन कब यूज करोगे, जब पहला और आखिरी, और सेकेंडरी कब, कोई भी बीच वाला, उसमें से हाइड्रोजन निकालो। तो इससे क्या मिलेगा आपको, एक एन और दूसरा क्या मिलेगा, सेकेंडरी। ये लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर आपके पास आइसोपेंटेन है, CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3। ठीक है, अगर, ठीक है, अब इसके पास क्या चॉइस है। अगर आपने आइसो बनाना है, एक चीज ध्यान में रखनी, ये आइसो फ्रेगमेंट होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस में अगर ये फ्रेगमेंट आ जाए तो वो आइसो होता है। तो आप इसको जिंदा रखेंगे अगर आइसो बनाना है। आप हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालने के लिए साइड कौन सी होनी चाहिए, इस आइसो ग्रुप के अपोजिट वाली साइड। आइसो ग्रुप के, यानी अगर यहाँ से अगर आप नंबरिंग शुरू करते हैं, मान लें यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो लास्ट कार्बन कौन सा होगा, ये होगा। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक ब्रांच है तो उसको आइसो कहते हैं। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 ब्रांच है तो उसको नियो कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से मिल सकते हैं, एक तो आइसो मिल सकता है। आइसो कहाँ से मिलेगा, जब हाइड्रोजन हो इस कार्बन से निकालेंगे। तो दूसरा टर्शरी मिल सकता है। टर्शरी कब मिलेगा, टर्शरी कब मिलेगा, जब यहाँ से निकालेंगे। कहाँ से, यहाँ से अगर टर्शरी हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको मिलेगा टर्शरी पेंटाइल। क्या मिलेगा, टर्शरी पेंटाइल। यहाँ से क्या मिलेगा, आइसो पेंटाइल। अब बात आती है नियो क्या होता है। एक एन पेंटेन होता है, एक आइसो पेंटेन, दूसरा क्या होता है, नियो पेंटेन। अब नियो पेंटेन में सारी आपके जो कार्बन है वो प्राइमरी है। सारे कार्बन क्या है, प्राइमरी, कोई भी और नहीं है। ये भी प्राइमरी, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप किसी से भी माइनस हाइड्रोजन करेंगे तो ये नियो पेंटेन है। नियो पेंटेन आपको क्या देगा, नियो पेंटाइल। CH3, CH3, हम इस साइड पे पहले वाले से निकाल देते हैं, CH2। अब मान लें कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, क्या लगा हुआ है, इसका लास्ट कार्बन ये हो गया, सेकेंड लास्ट ये हो गया। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 ब्रांच हैं तो नियो वर्ड यूज होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, तो लास्ट कार्बन ये सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट पे एक ब्रांच है तो ये क्या होगा, आइसो होगा। यानी ये आपका क्या होगा, आइसोनिक नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल। एक चीज और बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे देखें क्या हुआ, पूरे हो गए क्या?
चलिए इधर ही बता देता हूँ। किसी भी कंपाउंड में अगर ये फ्रेगमेंट है CH3, बाकी इधर आपके कार्बन की चेन है, तो ये फ्रेगमेंट जो है किस चीज का है? आइसो का। अगर किसी भी कंपाउंड में ये फ्रेगमेंट है, यानी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, दो ब्रांचेस हैं, बाकी इधर दूसरे कार्बन है, ठीक है, तो इस फ्रेगमेंट को नियो बनाने के लिए, आइसो बनाने के लिए आपने एज इट रखना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। हाइड्रोजन निकालेंगे इस साइड से, माइनस हाइड्रोजन यहां से करेंगे, माइनस हाइड्रोजन यहां से। अगर ये जिंदा होगा, इसमें हाइड्रोजन ना निकालें, तो ये बन जाएगा नियो, ये बन जाएगा। क्लियर सर? प्राइमरी सेकेंडरी रेट ऑफ रिएक्शन, भाई रेट ऑफ रिएक्शन पे कहाँ आ गए भैया, हम क्या बात करें? कृष्ण भैया होल्ड करें। सर आइसो फ्रेगमेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड पर होता है या फिर राइट साइड पर? लेफ्ट राइट का इशू नहीं है, अगर आप इसको इस तरह से पलटी मार दें तो आइसो, यानी इस फ्रेगमेंट को आपने जिंदा रखना है, CH3 इसको आपने जिंदा रखना है। अब आप इसको इस तरह से घुमा लें तो हाइड्रोजन उस साइड पे निकालेंगे, अगर ऐसे है तो हाइड्रोजन इस साइड पे निकालेंगे, तो साइड का इशू नहीं है, आपने फ्रेगमेंट जिंदा रखा। सर लास्ट पेज का स्क्रीन शॉट लेना, सबके लेते हैं बेटा, लास्ट तक सबके लेते हैं। पता नहीं कल क्यों सेव नहीं हुआ तो था, ये शो तो कर नहीं हुआ, सेव सक्सेस इतना जल्दी कैसे होगी? टाइम लेकर इसके इंडेक्स सेव मेरे कभी नहीं हो रहा। चलिए तो मैं इसको करते हैं, इतना जल्दी होता नहीं है ना, होता नहीं है। चलिए मैं वो कर लेता हूँ, नेट कर लेता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सेकेंडरी आइसो में आ जाएगा भाई, सेकेंडरी आइसो में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। सेकेंडरी और चीज होती है, आइसो में ब्रांच होती है, सेकेंडरी में ब्रांच है कहीं पे? कहीं है? फ्री रेडिकल फॉर्म एंड पेंटाइल फ्री रेडिकल। क्या कह रही हैं सर आप कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन करने से फ्री रेडिकल फॉर्म होगा एन पेंटाइल? हाँ बिल्कुल इस तरह से हो गया। JPG सबसे हो गया, ठीक है। वन्य भाई कह रहे GG एन पेंटाइल फ्री रेडिकल, जब तक उसमें कोई ग्रुप ना लगा हो